हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ईवीएस क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे पेपर 1 एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पेपर 1 में जो हमारा सेक्शन होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, उससे रिलेटेड ये हमारे क्वेश्चंस होंगे जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा कि हम करते आ रहे हैं, 2 से 3 क्लासेज इसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। और साथ ही साथ डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उनकी भी एक अलग अलग वीडियो जो है वो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदुरे अथवा चिकने। तो देखिए, जब भी बात आती है मटर के पौधे के प्रयोग के साथ, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। मटर के पौधे से कौन रिलेटेड है, तो ये जॉन ग्रेगर मेंडल के जो नियम है, यानी उन्होंने ही ये प्रयोग किए थे मटर के पौधों के साथ। और कई सारे उसमें निष्कर्ष निकले कि जो भी कुछ लक्षण पौधों में ऐसे भी होते हैं, जोड़ों में होते हैं, यानी जो लंबे होते हैं बौने, उसके अलावा पीले होंगे या हरे होंगे, खुरदुरे होंगे या तो चिकने होंगे। तो ये पौधों पर निष्कर्ष निकाला किसने? वैज्ञानिक जॉन ग्रेगर मेंडल ने। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा जो चार्ल्स डार्विन है, तो डार्विन का सिद्धांत हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन का जो यहाँ पर सिद्धांत है वो दिया गया था वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और उसके अलावा MS स्वामीनाथन, आप सभी लोग जानते हैं, हरित क्रांति के लिए काफ़ी ये फेमस है। फिर है अगला क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और पहले भी हम क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो हमने देखा जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ पिछले वर्ष, तो उसमें वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए, तो कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में हमको देखने को मिले। तो जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें कौन सा भिन्न है, झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। तो वहाँ पर देखिए पहाड़ी था और यहाँ पर पर्वत है, यानी सही आंसर होगा पर्वत, क्योंकि बाकी सभी जल के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यानी आप कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं, कोई भी इसमें सोचना आपको नहीं है। जैसे कि परिवहन की 4 विधाओं से कौन सा भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में वैसे तो 3 एक ही से तरह हैं, जैसे बस हो गई हमारी, साइकिल रिक्शा हो गया, उसके अलावा तांगा हो गया। ये सभी सड़क मार्ग से रिलेटेड है, यानी ये सभी सड़क मार्ग में ही चलते हैं। ट्रेन और जहाज़ यहाँ पर हमारा अलग है, लेकिन जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ट्रेन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा जहाज़ सही आंसर हो जाएगा, जो कि जल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो यानी कौन सा औजार होता है जिससे मिट्टी को खोदकर नरम करते हैं? तो जो भी लोग यहाँ पर खेतों वगैरह से जुड़े हुए, तो आप जानते होंगे हमारे इधर, जैसा कि अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो यहाँ पर उत्तर भारत में हम जो यूज करते हैं यंत्र, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खुरपी। तो इसे हम खुरपी कहते हैं, जो उत्तर भारत में हम यूज करते हैं। और देखिए ये भी ऑप्शन में है हमारे, तो कई सारे लोग यहाँ पर खुरपी को टिक कर देंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। वैसे जो सही है यहाँ पर, मतलब कि अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत के सेंस में, तो उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? खुरपी कहते हैं, जिससे हम मिट्टी को खोदकर नरम करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कर्नाटक की, और इसी यंत्र को, यानी इसी यंत्र का नाम बदल जाता है दक्षिण भारत में, और इसे दक्षिण भारत में हम खुरपी ना कहकर खूंटी के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक क्योंकि एक दक्षिण भारत का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा खूंटी। तो इस प्रकार से देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आपके लिए टफ बना दिए जाते हैं। यानी आपको ये तो पता है, चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो आप कहेंगे खूंटी, इसका उपयोग तो हम करते हैं कोई चीज़ को टांगने के लिए, तो ये हमारा आंसर कैसे सही हो सकता है? यहाँ पर खुरपी ही आप लगाएंगे। जो भी यहाँ पर उत्तर भारत के छात्र होंगे, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते होंगे, तो हमें इसी के बारे में पता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसे खूंटी कहा जाता है, खुरपी को। तो कर्नाटक हमारा दक्षिण भारत में है, तो ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है। 4 जीव दिए हैं और उनके कुछ लक्षण दिए हैं, विशेषताएं कुछ उनकी दी गई हैं। तो देखिए बात करें अगर हम उल्लू की, तो उल्लू की क्या विशेषता है कि इसकी जो आँखें होती हैं सामने की ओर होती हैं। पिछली क्लास में भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पर। उसके अलावा फिर आता है बाज। तो देखिए रेशम कीट के बारे में हम यहाँ पर अभी नहीं बता सकते हैं, यानी कि जो विशेषता है हमको सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमको इजी वाला छांटना होता है, जिससे हम जो भी ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकें। तो देखिए बाज की विशेषता होती है, ये हमसे 4 गुना दूरी से देख सकने वाला पक्षी है। उसके अलावा 17 घंटे
वृक्षों पर कौन लेटा रहता है? वो है स्लाथ जीव हमारा। तो एक ही ऑप्शन बचा, रेशम कीट, जो कि अपनी मादा को गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। तो सही आंसर होगा ए का 3 और बी का 4, और ये हमारा एक ही ऑप्शन में है, ए का 3 बी का 4। तो दो भी अगर आपको पता है तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे? तो दक्षिण अमेरिका से किसको लाया गया था? बंद गोभी, टमाटर, मटर या जो अन्य चीज़ है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा टमाटर। तो टमाटर को जो व्यापारी हैं वो दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। और एक क्वेश्चन कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था, मिर्च कहाँ से लाई गई थी? तो वो भी दक्षिण अमेरिका से ही मिर्च को भी लाया गया था व्यापारियों के द्वारा। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, यानी कि एक न्यूमेरिकल से, या हम ये कह लें एक सवाल है आपका गणित से रिलेटेड, वही औसत चाल वाला जो कि हमने आपको एक कल फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय का। तो औसत चाल यहाँ पर पूछी गई है, कुल दूरी बटे कुल समय इसका सूत्र होता है। तो देखिए दूरी हमको एज इट इज दी जाती है, इससे हमको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। और यहाँ पर निकालना जो होता है वो एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर, जैसा कि पिछली क्लासेज में हमने देखा, कुछ सारे जो हमारे क्वेश्चन थे वो कई दिनों का जो समय है वो दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर और भी इजी आपके लिए ये क्वेश्चन किया गया और एक ही दिन का समय दिया गया। केवल और केवल आपको जो टाइम निकालना है वो यहाँ पर 22:30 से 7:30 के बीच का निकालना है, यानी इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपको निकालना होगा। यानी सुबह 7 बजे वो चलता है, 7:30 बजे, और रात में 10:30 बजे पहुंचता है। तो इतने देर में उसने कितने घंटे ट्रैवल किया? तो उसने 15 घंटे ट्रैवल किया। तो 15 घंटे समय हो गया 540/15। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 15 ते 45, 15 छक्का 90। तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति आवर। और देखिए पहला ही ऑप्शन दिया गया है 36। तो अगर आपने यहाँ पर यूनिट को नहीं पढ़ा ध्यान से, आप फिर एक बार क्वेश्चन गलत कर देंगे। कल भी हम आपको बता चुके हैं, इसलिए इसको बदलना होगा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, और 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर आंसर होगा, जो कि है सबसे लास्ट में दिया गया है डी नंबर। तो इस यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है कि हम किस में इसको निकाल रहे हैं और किस में हमको इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के बारे में कुछ तथ्य हैं और उनसे रिलेटेड ही आपको जो कथन बताना है कौन कौन से सही है। तो देखिए यहाँ पर है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये हमारा तथ्य बिल्कुल सही है। जैसा कि हम पढ़ते हैं मधुमक्खियों के बारे में, तो उसमें क्या होती है, कई सारी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं और एक रानी मक्खी होती है, और उसी का काम होता है अंडे देना। वो ना तो फूलों से रस लेकर आती है और ना ही छत्ता बनाती है। तो ये कथन सही होगा। फिर एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारी बात सही है, कुछ ही नर मक्खियाँ उसमें होती हैं, बाकी सभी मादा मक्खियाँ होती हैं और कर्मचारी मक्खियाँ होती हैं। फिर नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये कथन हमारा सही नहीं है, क्योंकि नर मक्खियाँ बहुत ही कम संख्या में होती हैं और ये छत्तों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि छत्ते बनाने हो या रस को लेकर आना हो, इनमें इनका ज़्यादा योगदान नहीं रहता। फिर छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो ये भी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। उसके बाद नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। ये भी कथन हमारा गलत होगा, यानी गलत होगा ये कथन। तो ए, बी और डी ये हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन है ए, बी, डी का वो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह ज्ञात कीजिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो देखिए अगर हम अपने पेनिनसुला इंडिया की बात करें तो इस प्रकार से जो संरचना है, तो इधर जो हमारा पड़ता है वो है अरब सागर, और इधर है बे ऑफ बंगाल, या जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो कुछ राज्य हमारे इस कोस्टल लाइन में है, कुछ राज्य इस कोस्टल लाइन में है। तो वही ग्रुप आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर सही है वो तो पहला ही सही है, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तीनों ही, महाराष्ट्र आपका इधर पड़ता है, कर्नाटक इधर पड़ता है और केरल इधर पड़ता है। तो तीनों एक ही लाइन में इधर आ गए, गुजरात, महाराष्ट्र, लेकिन तमिलनाडु आपका पूर्व की ओर पड़ता है। उसी प्रकार से नीचे जब आप देखेंगे तो देखिए केरल, कर्नाटक एक तरफ, लेकिन आंध्र प्रदेश पूर्व की तरफ है। और फिर नीचे आप आएंगे तो देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पर अलग है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के किस एक
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती। तो देखिए हमारे भारत में एक ऐसा भी राज्य है जहाँ पर जो, वैसे अगर हम सिंपली देखें जो भी हमारे अदर राज्य होते हैं वहाँ पर जो भी भूमि होती है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की होती है, यानी उसी व्यक्ति की वो भूमि होती है, सभी अलग अलग व्यक्तियों की। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो भी भूमि होती है, यानी जो जंगल की भूमि होती है, वो सारे ग्रामवासियों की होती है। और एक अनोखी पद्धति यहाँ पर हमको देखने को मिलती है खेती करने की, यानी उसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का यानी अधिकार नहीं होता। और यहाँ पर प्रयोग किया जाता है चिट प्रणाली का, एक प्रकार से लॉटरी की प्रणाली होती है। एक घड़ा होता है और उसमें कई सारी पर्चियाँ डाली जाती हैं और फिर उनको रेंडमली एक पर्ची वहाँ से एक चिट निकाली जाती है और फिर उसमें जिसका नाम होता है उससे ये पता लगाया जाता है कि किसे ये ज़मीन मिलेगी, यानी कौन इस पर खेती करेगा। और यानी हर साल वो जो सर्कल है वो यहाँ पर चेंज होता रहता है और इस प्रकार से फिर उस व्यक्ति को यहाँ पर डिसाइड करना होता है। कुछ टीम, जैसा कि हम पढ़ेंगे आगे भी कई सारे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर फिर उसके द्वारा वहाँ पर खेती की जाती है। इस प्रकार की कुछ पद्धति अपनाई जाती है और ये राज्य है हमारा उत्तर भारत का राज्य मिजोरम। तो उत्तर पूर्व का राज्य है ये, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मिजोरम। यहाँ पर इस प्रकार की एक अनोखी प्रणाली हमको देखने को मिलती है। तो ये आपको इससे रिलेटेड जो राज्य है या यहाँ पर जो टिन प्रणाली है वो भी देखने को मिलती है, यानी टिन के हिसाब से यहाँ पर जो भी बीज होता है वो बोया जाता है कि आप कितने टिन बीज यहाँ पर बोएंगे, ये बाद में वहाँ पर डिसाइड किया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह लें लॉटरी की प्रणाली के माध्यम से ही यहाँ पर भूमि पर किसका अधिकार होगा ये बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड की मुख्य फसल क्या है। तो बात करें अगर हम झारखंड, बिहार इसके आसपास देखेंगे तो यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है चावल, यानी चावल की खेती बड़े पैमाने पर यहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है और कुछ कारण है क्यों कहा जाता है, ये कारण आपको बताने हैं 4 कथन में। तो यहाँ पर पहला है केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे नरम बनाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, तो ये भी बात सही है। जब जो केंचुए हैं छेद बना दिए मृदा में तो हवा भी गई, पानी भी गई, तो वहाँ पर आसानी से जो मृदा है उसको पोषण प्राप्त हो जाता है। फिर एक केंचुए खरपतवारों को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की सुरक्षा होती है, तो ये हमारा कथन गलत है। केंचुए खरपतवार नहीं खाते बल्कि वो मिट्टी खाते हैं। उसके बाद फिर है केंचुए मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं। केंचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो देखिए केंचुओं के मल से ही जो मृदा है अधिक उपजाऊ बनती है, इसीलिए हम इसे किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये जो पत्तियाँ होती हैं मृत पत्तियाँ खाते हैं, पौधों को खाते हैं। तो इसके बाद इनके जो मल से मृदा और भी अधिक उपजाऊ बनती है। तो ABD यहाँ पर सही आंसर होगा, A, B और D यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसर पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, यानी किस राज्य में ये जिला है मधुबनी। तो आपने मधुबनी पेंटिंग का भी नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है मधुबनी पेंटिंग्स। आपको रेलवे स्टेशन वगैरह में जो भी इस राज्य के रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी देखने को मिलेगी इस प्रकार की जो पेंटिंग है। और खुशी के अवसरों पर इस प्रकार की पेंटिंग बनाई भी जाती है। और मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड जो हमारा राज्य है वो है बिहार। तो बिहार में ये एक ज़िला भी है मधुबनी ज़िला, और मधुबनी पेंटिंग भी बिहार से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ यानी कहाँ के लोगों की क्या पसंद है इससे रिलेटेड है। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, तो ये हमारा कथन सही है। फिर जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जियां पसंद करते हैं, तो ये हमारा कथन सही नहीं है। फिर है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, तो ये भी हमारा सही है, यानी सही आंसर होगा A और C। तो A और C यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यह उत्तराखंड का एक स्थान है, एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है या अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह की पहचान कीजिए। तो देखिए बाघ संरक्षण की बात की गई यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है।
तो देखिए दुधावा पार्क ये आपका मिलेगा यूपी में स्थित है, और यहाँ पर बात की जा रही वो कहाँ का होना चाहिए, उत्तराखंड का होना चाहिए। तो यहाँ पर आता है कॉर्बेट पार्क, या जिसे पूरा नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वैसे तो अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। सबसे पहला टाइगर रिजर्व अगर हम बात करें तो हेली नेशनल पार्क इसे पहले कहा जाता था, सबसे पुराना है। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे पहले जाना जाता था। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास के महत्व को दर्शाता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ईवीएस पढ़ाने से यानी क्या उद्देश्य है जिससे शिक्षा का क्या हो सके, सतत विकास हो सके। तो इसमें यहाँ पर सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों अथवा मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना यहाँ पर ईवीएस पढ़ाने का एक सतत विकास उद्देश्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतः संबंधित है क्योंकि इसका एकीकृत जो स्वरूप है, इसी के कारण जो इसकी थीम है ये आपस में संबद्ध और अंतः संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि, यानी क्यों बाल केंद्रित है ईवीएस का स्वरूप, ये आपको बताना है। ये इसलिए बाल केंद्रित है क्योंकि ये अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित है। तो ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि ये अनुभव द्वारा सीखने पर ही पूरी तरीके से केंद्रित है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ईवीएस से रिलेटेड, और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इस बुक का, जिसमें यहाँ पर 3000 प्लस एनसीईआरटी और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर सभी सेगमेंट से रिलेटेड हैं, बाल विकास, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरण अध्ययन। तो आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।